बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं खबरनामा। आपका मेजबान मेरीलाल हाजुरी हाजिर खिदमत। और खबरनाम में जहां मुतअद्दिद खबरें आए चाहती है और इन खबरों के हवाले से जो हाल अहवाल है वो हम आपकी नजर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जम्मू के अंदर आज आल पार्टी मीटिंग हुई है। और बड़ी बात यह है कि इस आल पार्टी मीटिंग में कश्मीर की कोई पार्टी नहीं थी, सिर्फ सारी जम्मू की पार्टियां थी और गैर बीजेपी पार्टियां हैं। और इनकी तादाद 15 के करीब है जिन्होंने आज जम्मू के अंदर एक मीटिंग की है। और इसमें जम्मू की संस्कृति, या जिसे हम कहेंगे कि जम्मू की तहजीब और जो एक डोगरा स्टेटस जम्मू कश्मीर को था, उस हवाले से बात हुई है। शिवसेना ने ये मीटिंग कॉल की थी और भी उसमें लीडरान थे। वो हम आगे आपको तफसील के साथ बताएंगे कि इस मीटिंग का मकसद क्या था और इससे आने वाले वक्त में किस तरह का इंपैक्ट पड़ेगा, वो हम जरूर आपकी नजर करेंगे। लेकिन सबसे पहले सबसे अहम खबर, साबिक मेंबरानी कानून साजिया, साबिक वजीर आला, साबिक नायब वजीर आला, उस हवाले से खबर आई है। और खबर यह है कि साबिक वजीर आला, नायब वजीर आला और काबीना के वुज़रा जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली के 47 साबिक अराकीन में शामिल है, जो कई साल कबल ऐवान के सेक्रेटेरिएट की तरफ से दी गई हाउस बिल्डिंग एडवांस को क्लियर करने में नाकाम रहे। दरअसल ये एक लोन दिया जाता था और इसमें तकरीबन 4% का इंटरेस्ट रेट रहता था, और उसके बाद ये असेंबली मेंबरान को दिया जाता था अगर वो हाउस यानी मकान बनाते या गाड़ी ले लेते। और इस हवाले से इस लोन की अदायगी अभी नहीं हुई है। ये खबर आ रही है, दरअसल ये खबर आरटीआई एप्लीकेशन के जवाब में दी गई है। जी हां, आपको बताते चले कि लगभग ये 47 साबिक अराकीन में शामिल है, जो कई साल कबल ऐवान की सेक्रेटेरिएट की तरफ से दी गई हाउस बिल्डिंग एडवांस को क्लियर करने में नाकाम रहे हैं और इसकी वजह से सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचा है। 570 लाख रुपए से महरूम। मजीद ये कि कवायद में इस सिलसिले में वाज़ेह दफात के बावजूद मुतल्लिका हुकाम की जानिब से वसूली के लिए कोई कोशिश भी नहीं की गई है। SRO 306 के जरिए साबिक रियासत के गवर्नर ने जम्मू और कश्मीर रियासती लेजिस्लेचर एक्ट 1960 के अराकीन की तनख्वाहों और अलाउंसेस के सेक्शन 10 के जरिए अता करदा इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए हाउसिंग लोन दिया था। इन कवायद के मुताबिक जम्मू कश्मीर रियासती लेजिस्लेचर को मकान की तामीर के लिए 5 लाख रुपए के कर्ज की इजाजत दी गई थी। रूल्स में यह जिक्र किया गया था कि अगर मेंबर मोटर कार एडवांस जम्मू कश्मीर स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबरान रूल्स 1987 के तहत काबिल कबूल कार एडवांस हासिल नहीं करता है तो उसे 10 लाख रुपए की हाउसिंग लोन की इजाजत दी जा सकती है, अगर वो इस असर के लिए मजाज अथॉरिटी से सर्टिफिकेट पेश करता है। इन कवायद में बयान करदा तमाम रस्मी कार्रवाइयों को मुकम्मल करने के बाद 12वीं कानून साज असेंबली के इन 47 अराकीन ने हाउस बिल्डिंग एडवांस हासिल किया और यहां तक कि जाती बॉन्ड्स भी जमा कराए कि वो कर्ज और 4% सालाना शरह सूद वापस करेंगे। यानी उन्होंने कहा कि हम कर्ज भी वापस देंगे और उस पे सालाना 4% सूद भी देंगे। इन साबिक MLAs को माहाना किस्त में सूद के साथ कर्ज की अदायगी 60 से ज्यादा नहीं करनी चाहिए थी। ताहम कई साल गुजर जाने और कवायद में तयशुदा टाइम फ्रेम के बाद भी 12वीं कानून साज असेंबली के इन 47 अराकीन ने हाउस बिल्डिंग एडवांस को खत्म नहीं किया है। इस बात का इंकिशाफ सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर CPIO ने जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली सेक्रेटेरिएट में काजी मुश्ताक अहमद ने एडवोकेट शेख शकील की जानिब से RTI एक्ट साल 2005 के तहत दायर दरख्वास्त के जवाब में किया। साबिक MLA जिनको मुख्तलिफ तारीखों पर घर की तामीर की पेशगी तौर पर 20-20 लाख रुपए दिए गए थे, लेकिन वो इससे देने में नाकाम रहे हैं। वो हैं डॉक्टर निर्मल सिंह, बीजेपी से उनका ताल्लुक, मुश्ताक अहमद शाह PDP से उनका ताल्लुक, नजीर अहमद गुरैजी नेशनल कॉन्फ्रेंस, मुबारक गुल नेशनल कॉन्फ्रेंस, मोहम्मद खलील बंद नेशनल कॉन्फ्रेंस, अब्दुल रशीद इंजीनियर अब्दुल रशीद की बात है, और नीलम कुमार लंगे ये बीजेपी से इनका ताल्लुक, GM सुरूरी आजकल DPIP से उनका ताल्लुक, RS पठानिया, एजाज अहमद मीर, मुमताज अहमद खान, अब्दुल मजीद लारमी और मोहम्मद अमीन भट्ट,
इस तरह से साबिक एमएलए जो घर की तामीर की पेशगी के तौर पर दिए गए 10 लाख रुपए की अदायगी में नाकाम रहे, उनमें शेख अशफाक जबार, नूर मोहम्मद शेख, कुलदीप राज, जावेद हसन बेग, अब्दुल हुसैन अंसारी, गुलजार अहमद वानी, चौधरी मोहम्मद अकरम, अब्दुल रहीम रातर जो आजकल अपनी पार्टी में हैं, जिनका ताल्लुक कुकरनाग से है, सुनील कुमार शर्मा, दीनानाथ भगत, आसिया नकाश, दिलीप सिंह, अल्ताफ अहमद वानी, बाली भगत, मौली इमरान रजा अंसारी, अब्दुल मजीद पडर, सईद बशार अहमद बुखारी, मोहम्मद अशरफ मीर, उस्मान मजीद और हाजी अब्दुल रशीद, डॉक्टर हाजी अब्दुल रशीद डार, मोहम्मद यूसुफ तारिगामी, चौधरी लाल सिंह, अब्दुल रहमान वीरी, आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी, जावेद अहमद राना, मोहम्मद अकबर लोन, चौधरी जुल्फिकार अली, शमीमा फिरदौस, वकार रसूल वानी, महबूबा मुफ्ती जो कि साबिका वज़ीर आला, अब्दुल हक खान और चौधरी सुखनंदन कुमार क्लियर करने में नाकाम रहे हैं। कानून साज असेंबली सेक्रेटरी की तरफ से इनके हक में 5 लाख रुपए मकान की तामीर का एडवांस दिया गया था। लेकिन यहां पर महबूबा मुफ्ती का कुछ अलग कहना है। महबूबा मुफ्ती ने क्या कुछ कहा वो भी हम आपको दिखाएंगे। ये महबूबा मुफ्ती की जानिब से एक इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट की जानिब से दी गई एक सर्टिफिकेट वो जारी किया है। महबूबा मुफ्ती ने इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट की वो चिट्ठी जारी की है जिसमें कहा गया है कि महबूबा मुफ्ती ने 5 लाख रुपए लोन हासिल किए थे और इस रकम को महबूबा मुफ्ती ने सूद समेत वापस किया है और इस तरह से महबूबा मुफ्ती के पास कोई पैसा वाजिबुल अदा नहीं है जो इस लेटर के अंदर लिखा हुआ है और ये महबूबा मुफ्ती ने खुद जारी की है। ये लेटर ये नो डिमांड सर्टिफिकेट मुत्तलिका दफ्तर से 20 दिसंबर साल 2018 को जारी हुआ है। इस तरह से महबूबा मुफ्ती का दावा है कि उसके पास इस मामले की निस्बत से कोई भी कर्ज वाजिबुल अदा नहीं है। और जो ऊपर हमने इससे पहले जो नाम हमने गिनवाए हैं ये कुछ अखबारात के अंदर भी आज शाया हुआ है और ये शेख शकील जो कि एक एडवोकेट है उन्होंने एक आरटीआई एप्लीकेशन दी थी, उसके जवाब में उनसे यह कहा गया था जिसमें महबूबा मुफ्ती का भी नाम है और बहुत सारे लोगों का नाम है। मुमकिन है कि किसी भी शख्स को, किसी भी साबिका मेंबर असेंबली को या मेंबरान असेंबलीज को इन नामों को लेकर खदशात होंगे, सवालात होंगे, वो अपनी जगह, लेकिन अभी तक सिर्फ महबूबा मुफ्ती ने इस आरटीआई एप्लीकेशन के जवाब में जो कुछ कहा गया है उस पर उन्होंने सवालात उठाए और ये लेटर उन्होंने जारी किया और महबूबा मुफ्ती का दावा है कि उन्होंने सब कुछ जो है अदा किया हुआ है। इधर आज जम्मू के अंदर आल पार्टी मीटिंग हुई है और ये आल पार्टी मीटिंग शिवसेना की जानिब से जो बाला साहब ठाकरे की जमात थी उसकी जानिब से बुलाई गई थी और इसमें जम्मू की गैर बीजेपी जमातों की शमूलियत रही है। कुल मिलाकर जो हमें जम्मू से इतलात मिली हैं तकरीबन 15 जमातें इसमें शामिल हुई। शिवसेना के मनीष सिन्हा के सदारत में या उसकी क़यादत में यह मीटिंग यहां पर हुई। पैंथर्स पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी और दीगर पार्टियां जो छोटी मोटी पार्टियां हैं वो यहां पर आज जमा हुई थी और इसमें कुछ 8 नुकात रखे गए। लेकिन कहा गया है कि डोगरी संस्कृति की पहचान बचाई जाए, दूरदर्शन को 24 घंटा डोगरी लैंग्वेज में चलाया जाए, टोल प्लाजा खत्म किया जाए, पंजाबी जुबान को भी अहम दर्जा दिया जाए, कश्मीरी पंडितों की घर वापसी हो जाए, टेलीविजनों की मुस्तकिली हो जाए, रोहिंग्या और बांग्लादेशों की जांच कराई जाए, पीओजेके की मांगों को सरकार पूरा कर लेनी चाहिए, यह भी यहां पर कहा गया है, मांग रखी गई है। और इसके अलावा यह भी कहा गया कि जम्मू कश्मीर वाहिद डोगरा रियासत थी पूरे मुल्क के अंदर जिसका स्टेटस घटाया गया है एब्रोगेशन आर्टिकल 370 के बाद और यह भी कहा गया है कि इससे जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है जो हुकूक हमें महाराजा हरि सिंह ने दिए थे जमीन और नौकरियों को लेकर वो बहाल हो जाने चाहिए। एकमात्र डोगरा स्टेट थी पूरे हिंदुस्तान में जिसको डिसमेंटल किया गया, स्टेटस घटाया गया और हमें यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। ये किसी भी तरीके से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। हमारा
जो स्टेटस है और जो अधिकार हमें महाराजा हरि सिंह जी ने दिए थे लैंड्स और जॉब्स का, वो हमारे बहाल होने चाहिए। उसके अलावा डोगरी को प्रोत्साहन मिलना चाहिए और दूरदर्शन जो है वो 24 आवर्स डोगरी चैनल जो है वो रिले किया जाना चाहिए। जम्मू को अक्सर नजरअंदाज किया जाता रहा है, उसको अपने हक मिलने चाहिए। रोहिंग्याज और बांग्लादेशियों को यहां से बाहर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बार बार आश्वासन दिए, कभी पार्लियामेंट के अंदर दिए, कभी असेंबली के अंदर दिए जब उनकी और पीडीपी की मिलीजुली सरकार थी। लेकिन उस संदर्भ में भी कोई भी कार्रवाई या कोई भी इनिशिएटिव तक। जम्मू के अंदर ये मीटिंग मुनक्कद हुई है। सईद रूफ फारूकी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी राब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे क्योंकि इससे पहले यही जमातें आल पार्टी फोरम पे जमा होती थी और कुल मिलाकर जम्मू और कश्मीर के अवाम को रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे थे और दावा यह था कि हम जम्मू कश्मीर के अवाम के एहसासात, एस्पिरेशंस की तर्जुमानी कर रहे हैं। लेकिन तब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की सदारत में आल पार्टी मीटिंग हुआ करती थी। लेकिन आज जम्मू की ये रीजनल पार्टी जो गैर बीजेपी पार्टियां हैं, जो बीजेपी के खिलाफ जमाते हैं, वो अलग मंच सजाई बैठी हैं। सईद रूफ फारूकी इस वक्त मेरे साथ है। रूफ, जानना चाहेंगे कि आज की इस डेवलपमेंट को आप किस नजर से देखते हैं? हत्ता कि ज्यादा बड़ी जमातें इसमें आज शामिल नहीं हुई हैं, लेकिन पैंथर्स पार्टी, शिवसेना, जो खासतौर पर जम्मू की ही पार्टियां हैं, वो एक अलग रीजनल प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले यही जमातें आल पार्टी की सूरत में, चाहे महबूबा मुफ्ती थी, कांग्रेस था या उसके साथ साथ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की आवाज थी, उसके साथ अपनी आवाज मिलाते थे। लेकिन आज ये भी इलाहिदा हुए हैं। इस डेवलपमेंट को किस नजर से देखा जा सकता है? बिल्कुल इलाज, देखिए सियासी हलकों में कहीं ना कहीं हलचल मचनी हुई है क्योंकि जब आर्टिकल को खत्म किया गया था तब बहुत सी आवाजें यहाँ पे एक हुई थी और एक ही प्लेटफॉर्म पे आकर वो जम्मू कश्मीर को लेकर बात कर रही थी। और फिर जब सुप्रीम कोर्ट से तहत 370 को लेकर फैसला आया हाल ही दिनों के बाद, और उसके बाद इस तरह की डेवलपमेंट को कई जो सियासी मुबस्सिरीन हैं वो एक अलग निगाह से देख रहे हैं कि क्या जम्मू के अंदर अलग से फ्रंट जो है वो अब बनने जा रहा है, क्योंकि ये वो जमाते हैं जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की सरबराही में आल पार्टी मीटिंग में हुआ करते थे। और जब तब बात होती थी जम्मू कश्मीर को लेकर, तब बात सिर्फ जम्मू को लेकर नहीं होती थी, जम्मू कश्मीर को लेकर बात होती थी। और आज जब ये जम्मू के अंदर ये पार्टी जमा हुई है जिसमें पैंथर्स पार्टी थी, शिवसेना और भी कई लोग जमा हुए थे, जो भी उन्होंने बात रखी है वो सिर्फ उन्होंने जम्मू को लेकर बात रखी है। इससे साफ अंदाजा लग रहा है कि जो गठबंधन था, जो एक प्लेटफॉर्म पे सारी ये सियासी जमातें आई थी बीजेपी को छोड़कर, कहीं ना कहीं उनमें अब दूरियां आ चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ऐसा लग रहा है कि अब इनका एक साथ चलना जो है वो शायद मुमकिन नहीं बन सकता है। इस तरह की सूरत हाल जो बनी है। रूफ, आज जब मैं इन्हें देख रहा था और इनका जो 8 नुकाती एजेंडा है जिसमें यह है कि डोगरा संस्कृति की पहचान बचाई जाई जाए, दूरदर्शन को 24 घंटा डोगरी दिया जाए, टोल प्लाजा खत्म किया जाए, पंजाबी जुबान को भी अहम दर्जा दिया जाए, कश्मीर में पंडितों की घर वापसी हो जाए, डेलीवेजर्स को परमानेंट किया जाए, रोहिंग्या, पीओजे के, ये सब कुछ ऐसा लग रहा है कि जो बानिहाल से जाते जाते जम्मू तक का जो सफर है इसी की इंटरेस्ट है और इसमें कश्मीर की इंटरेस्ट कहीं नहीं है। तो इस तरह से ये जो सारा फोरम है ये सिर्फ जम्मू स्पेसिफिक हो गया है और इनका कहना और इनकी जो चार्टर ऑफ डिमांड्स है जो मैं देख रहा हूं ये सारी ऐसी हैं कि जो कभी कभार पूरा हो भी सकती है विद इन द एम्बिट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, विद इन द लिमिट्स, और इसमें ज्यादा जो है सख्ती भी नहीं है पूरा करने में। बिल्कुल, देखिए हिलाल 371 की डिमांड भी ये कर रहे हैं, स्टेट की डिमांड भी कर रहे हैं, पर जम्मू कश्मीर की जब हम बात करते थे बात जम्मू कश्मीर की हो रही थी, क्योंकि अगर हम कश्मीर की सियासी लीडरशिप की बात करें, कई ऐसे बेशतर लीडरान हैं जो जम्मू में ही खेमजन है, जो इन मीटिंगों में हुआ करते थे, इन मीटिंगों के साथ आते थे, एक साथ आवाज उठती थी, पर उनको उन मीटिंगों में, आज की मीटिंग में न बुलाना और सिर्फ जम्मू सेंट्रिक तक इस मीटिंग को महदूद रखना, कहीं ना कहीं इसमें बातें हो रही है। और जो सियासी मुबस्सिरीन हैं वो कह रहे हैं कि
जो आने वाले इंतखाबात हैं उनमें अब सारी जमातों का एक प्लेटफॉर्म पर आना और एक साथ मिलकर इलेक्शन लड़ना शायद मुमकिन नहीं बनेगा। इस वजह से अब अलग अलग तरीके से जो आवाजें हैं वो अब उठ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया रूफ अपना नुक्ते नजर रखने के लिए। कुल मिलाकर जो जम्मू की पार्टियां हैं वो एकजुट हो रही हैं और मध्य मुकाबल में असल में भारतीय जनता पार्टी है। और क्योंकि जो नुकात उन्होंने उठाए हैं इसे बीजेपी की सरकार ने एब्रोगेट किया था, क्योंकि आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद जॉब सिक्योरिटी चली गई है, लैंड सिक्योरिटी चली गई है और भी कुछ मामला थे वो चले गए हैं। और उसमें जो बीजेपी के दावे थे उसमें ये पार्टियां कहती हैं कि वो दावे शराब साबित हुए हैं। अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि अब साल 2024 के अंदर पहले लोकसभा के इंतखाबात और उसके बाद असेंबली के इंतखाबात भी मुमकिन है और इससे पहले इस तरह की मशकें होना भी तय है। लेकिन आगे जाकर ये फोरम किन के साथ हाथ जुड़ेगा, इस फोरम की पब्लिक के अंदर किस तरह की एक्सेप्टेंस होगी, वो देखने वाली बात होगी। इधर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और जनरल सेक्रेटरी शेख मुस्तफा कमाल का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जानिब से 370 को लेकर जो फैसला आया है उससे आखिरी फैसला तस्वुर ना किया जाए। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की आवाम इस हक के लिए जदोजहद अपना जारी रखेंगे। उनका कहना है कि हम हर वक्त मरकजी सरकार के साथ 370 की मांग उठाते रहेंगे। हम कानूनी पहलू भी देख रहे हैं, हर पहलू को फॉलो भी किया जाएगा, ये डॉक्टर शेख मुस्तफा कमाल ने कहा। शेर कश्मीर ने खुद कहा है ये मामला सुलझाना चाहिए और इनके अपने प्रधानमंत्री जो हैं अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने कितनी बार इसके बारे में कहा है। शुरू हुआ था, बस सर्विस हुई थी शुरू, उड़ी से यहाँ चकंदाबाद पुंछ से सामान और पैसेंजर्स लेके जो है एक किस्म का राब्ता कायम हुआ और आहिस्ता 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 ये इस हद तक आ गया था। हम समझते थे अब इस मसले का हल निकलेगा ही निकले, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। जो मरकजी सरकार ने कदम उठाया है वो किसी को मंजूर नहीं है। इसके बारे में हमारे जो कानूनदान है, हमारे जो सोच समझ रखने वाले हमारी तंजीम के हैं, वो इस बारे में जो है फैसला लेंगे कि ये किस तरीके से मरकजी सरकार पे दबाव बनाया रखे। ये दबाव बनाने के बगैर नहीं होगा। इसमें जितना जख्म दिया है इन्होंने, दबाव किसी भी सूरत में कम नहीं होगा और तरीके से अपना पुरअमन तरीके से मरकजी सरकार के साथ बात उठाएंगे। कानूनी हो, तंजीमी हो या बाज़ाब्ता तौर जमातों की आपस में इश्तराक से हो, लेकिन इस बारे में हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। शेर कश्मीर ने खूब इधर कांग्रेस के साबिक सदर यानी जम्मू कश्मीर कांग्रेस के साबिक सदर गुलाम अहमद मीर का कहना है कि जो गोडसे वाली जमातें हैं, उन्होंने इलाहा के बाद मुल्क के अवाम को जम्मू कश्मीर और खासतौर पर 370 को लेकर हमेशा से ही गुमराह किया है। उन्होंने कहा कि 370 के जरिए जम्मू कश्मीर के अवाम को कुछ गारंटीज दी गई थी, क्योंकि वो हमसाये ममालिक के साथ जो सरहदी सूरत हाल थी, सरहदी मामला थे, उसके पेश नजर वक्त की सरकार ने ऐसा किया था। और गुलाम अहमद मीर का कहना है कि उन्होंने कहा कि कांग्रेस जम्मू कश्मीर के अवाम की शनाख्त बचाए रखने के लिए अपनी जदोजहद जारी रखेंगे। और जम्मू कश्मीर का खित्ता, यहाँ की जमीन, यहाँ के जॉब्स, यहाँ का कल्चर बचाने की जहां तक बात है, वो हर स्टेट अपने अपने तरीके से इन 70 सालों में भी आवाज उठाते रहे और कई सारे स्टेट्स देश में हैं जिनको अलग अलग तरीके से तहफ्फुज़ात दिए गए। तो हम आज भी हमारा अगला कदम जो है इस कोर्ट वर्डिक्ट के बाद में कि हम उसमें 5 अगस्त 2019 को भी कांग्रेस ने वर्किंग कमेटी में यही एश्योरेंस दी है, जो अभी 2 दिन पहले जम्मू कश्मीर कांग्रेस ने लोगों के सामने यही एश्योरेंस रखी कि कांग्रेस तब तक दम नहीं लेगी जब तक जम्मू कश्मीर के तमाम लोगों को, चाहे वो किसी खित्ते में, किसी सब रीजन में, किसी जात पात के साथ हैं, किसी सोच के साथ हैं, उन सब की जो कंसर्न सबसे बड़ा हमारे जमीन का है,
क्योंकि ये पहाड़ों से घिरा हुआ प्रदेश है और इसमें प्लेन्स में एग्रीकल्चर के लिए, हार्टिकल्चर के लिए, अदर एक्टिविटीज के लिए बहुत कम परसेंटेज हमारे पास अवेलेबल है। उसमें भी जब आप आउटसाइडर्स आएंगे, वो एनक्रोच करेंगे, तो जम्मू कश्मीर वाले जाएंगे कहाँ? और उसका तहफ़्फ़ुज़ प्लस जो हमारे रिसोर्सेज, जो हमारे यहाँ पैदा होने वाली एम्प्लॉयमेंट है, अभी तक हमको खुद को वो पूरा नहीं पड़ रहा है। अब उसमें जब बाहर के लोग कंपटीशन में आएंगे तो हमारे नौजवान पढ़े लिखे बच्चे तो फ्रस्ट्रेट होंगे, वो उनके साथ कंपीट नहीं करेंगे। तो उसका तहफ़्फ़ुज़ कांग्रेस पार्टी गारंटी कर रही है। प्लस हमारा कल्चर, हमारी लैंग्वेज वो डाइल्यूट ना हो, वो किसी तरह से भी डाइल्यूट ना हो, उसका तहफ़्फ़ुज़। ये 2-3 चीजें हैं जिसके लिए कांग्रेस आने वाले वक्तों में तैयारी करेगा और एश्योर करेगा लोगों को कि इन चारों चीजों। इधर मेंबर पार्लियामेंट रिटायर्ड हसनैन मसूदी ने कहा है कि अगर पार्लियामेंट में हंगामा आराई के लिए हिज़्ब इख्तियार पार्टी जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि मुल्क की सबसे महफूज इमारत की सिक्योरिटी की खिलाफ वर्जी पर बहस होनी चाहिए, क्योंकि ये किसी खास पार्टी या पार्टी की सियासत का मामला नहीं है, बल्कि सबसे महफूज इमारत यानी हिंदुस्तानी पार्लियामेंट का मामला है। उन्होंने कहा कि वज़ीर दाखिला अमित शाह को इस हवाले से पार्लियामेंट में बयान देना चाहिए। बात ये कि एक वाक़ा हुआ, एक संगीन जो है, आप जानते हैं, आप मुझसे इत्तेफाक करेंगे, एक सिक्योरिटी लैप्स हुआ, संगीन लैप्स हुआ। देखिए, ऐसा ही नहीं कि किसी ने आवाज़ दी वहाँ बालकनी से, बल्कि ये हुआ कि वो उतर रहे नीचे, और नीचे उतरे कीमाई कोई चीज़ शय थी, उसका इस्तेमाल किया गया। तो ये संगीन मामला है। तो अगर हम नहीं कहेंगे तो क्या आप कहेंगे कि हमें इसके साथ इत्तेफाक करना? बीजेपी कह रही है, सरकार भी कह रही है कि लोकसभा स्पीकर का अधिकार है। ये कहाँ से कि प्रधानमंत्री या गृह मंत्री बोले? अगर हमारे साथ राज्यमंत्री नहीं होगा तो आप हमें कटघरे में खड़े करेंगे कि भाई कैसा हिज़्ब था, यहाँ पर इतना बड़ा वाक़ा हुआ। बात ये, हम क्या चाहते हैं? हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारे होम मिनिस्टर साहब हैं या प्राइम मिनिस्टर साहब आके सदन को अपने एतमाद में ले लें, सदन में बयान दें और कहें कि क्या वाक़ा हुआ, दरअसल कौन कर रहा है ये जो हाउस नहीं चलने दिया जा रहा है, ये ट्रिगर कौन रहा है? ये तो हिज़्ब कर रहा है। हम क्या कह रहे हैं? हम तो कह रहे हैं कि भाई एक बयान दे दो, कहोगी क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या करने जा रहे हो, मसला ख़त्म। लेकिन कह रहे हैं नहीं, मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। तो यही वो जो अपोजिशन अब ये कह रहा है कि उनका तरीका गलत था लेकिन मांगे जायज़ थी। राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि बेरोजगारी का मुद्दा है, जयराम रमेश भी कह रहे हैं। देखिए, बात यह है कि जो वो जिन्होंने उठाया तो उसका क्या पस मंज़र था, उसके बारे में अपनी अलग अलग राय है। उन बैकग्राउंड क्या फैक्ट्स है, कोई कैसे इसका इनको इंटरप्रेट करेगा, इसकी तशरीह करेगा, वो तो अपनी अपनी राय है। लेकिन ये सही है कि पार्लियामेंट में आकर, ये तो देश की, ये तो सबसे बड़ा, ये तो राष्ट्रीय पंचायत, यहाँ आकर ऐसा कुछ करना ठीक नहीं है तो जैसे किया गया। नाज़रीन, खबरनामे में बस इतना ही। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फी अमानिल्लाह।